कोशिश कर रहा होता है। हालांकि ये स्पिरिचुअल फॉर्म में होता है बस, कि ये बहुत पहले ही मर चुका था, फिर भी ये जियान पर अटैक करना चाहता था। जियान तुरंत ही इसके अटैक से मतलब बचने के लिए अपना सोल पावर रिलीज कर देता है और अपनी पूरी बॉडी को सोल पावर से कवर कर लेता है। वैसे भी जियान के बॉडी में अगर आपको याद हो तो 9 प्रोफाउंड गोल्ड थंडर भी होता है, जो इसने लास्ट में जाकर वो ड्रैगन ट्राइब के पास जो लाइटनिंग वो रहता है वहां से एब्जॉर्ब किया रहता है। उसके मतलब कंप्लीट फोर्स को जियान अपने बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेता है और उसको 9 प्रोफाउंड ड्रैगन को वहीं छोड़ देता है, जो एक बच्चे के समान वहां पर पड़ा रहता है। और बेसिकली ये जो 9 प्रोफाउंड गोल्ड थंडर था, बिजली थी, ये इस नेगेटिव इमोशंस के लिए, कोई भी नेगेटिव इमोशन हो उसको आराम से मार सकती थी, इसलिए जियान काफी ज्यादा खुश रहता है और इसका जो रिफाइनमेंट रहता है अब काफी तेजी से बढ़ने लगता है। बेसिकली जियान इस यिन एंड यांग हार्ट को रिफाइन करने के लिए अब 2 चीजों का उपयोग कर रहा था। पहला तो इसका फ्लेम हो गया, दूसरा वो थंडर। जियान अब मतलब अपने ज्यादा डाउकी यूज करने के कारण थक गया रहता है। ये सोचता है कि एक पिल मतलब मेडिसिनल पिल खा ले ताकि इसकी डाउकी रिकवर हो जाए। तभी ये फील करता है कि इसके बॉडी में जो प्योर यिन एनर्जी है थोड़ा बहुत ट्रेम्बल कर रही है और इसमें से कुछ लाइट सा निकल रहा है। अब ये फील करता है कि जो यिन और यांग एनर्जी अब कंप्लीटली मर्ज हो चुकी है। अब बेसिकली इसको बस इसको डेवोर करना रह गया था। जियान अपनी आंखें खोलता है, ये बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होता है। गोल्डन ड्रैगन किंग भी जियान को इस समय पूरे टाइम ऑब्जर्व कर रहे थे और ये भी इससे काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। जो जियान के अंदर मतलब वो जो ड्रैगन की यिन एनर्जी रहती है अब कंप्लीटली इस ब्लड थर्स्टी ड्रैगन लिजार्ड के ब्लड इसेंस से मिल गई रहती है, जिसके कारण कि अब ये प्योर यिन एनर्जी दिख रहा होता है। जो वायलेंट ऑरा भी रहता है इसमें, ये भी कंप्लीटली खत्म हो चुका था, यानी प्यूरिफाई हो चुका था। गोल्डन ड्रैगन किंग भी समझ जाते हैं, ये बेसिकली उस फ्लेम तो जियान के पास था ही, पर जो जियान के पास थंडर था उसके वजह से ऐसा इतना जल्दी हुआ था। अगर जियान अपने केवल फ्लेम से रिफाइन करता तो ये प्रोसेस काफी लंबे समय ले सकता था, मतलब कुछ दिन ले सकता था। पर जियान क्योंकि थंडर भी यूज कर रहा था, इसके वजह से इसका जो समय था रिफाइन करने का काफी ज्यादा कम हो गया था। अब क्योंकि यिन और यांग एनर्जी कंप्लीटली रिफाइन हो चुकी थी, यांग एनर्जी तो पहले ही रिफाइन हो चुकी थी क्योंकि वो ब्लैक बीड की थी और जियान ने उसको अपने पेट में खाकर पहले ही अपने मिल्की व्हाइट फ्लेम से रिफाइन कर लिया था। प्रॉब्लम इसके लिए यिन एनर्जी थी जो अब कंप्लीटली रिफाइन हो चुकी थी। अब जियान इनको मर्ज करने वाला था, यानी फ्यूजन। अगर बात की जाए सुपीरियरिटी में ट्रेजर के मामले में तो यिन एंड यांग एनर्जी बस ईसेंस ब्लड से थोड़ा नीचे आता है, बाकी नहीं तो ये बहुत ही पावरफुल चीज है। अब ये डिपेंड करेगा एक पर्टिकुलर बंदे पे कि वो यिन और यांग एनर्जी को किस लेवल तक कंडेंस कर सकता है, इससे उसका पावर उतना ही ज्यादा बढ़ सकता है। मतलब हर इंसान की क्षमता अलग अलग होती है। इसके बाद जियान तुरंत ही अपनी आंखें बंद कर लेता है। जियान के बॉडी में 2 एनर्जीज रहती है, एक तो जियान का ये यिन एनर्जी जो इसने वो ड्रैगन जुआन पिल से हासिल किया रहता है पास्ट में, और दूसरा ये जो ब्लैक बीट की यिन यांग हार्ट होती है वो होता है, और ये दोनों अभी जियान के फुली कंट्रोल में होते हैं। अब ये अचानक से ही जो जियान के अंदर ये जो यिन और यांग एनर्जीज रहती है मर्ज होने लगती है। ऐसा लगता है कि इन दोनों में एक दूसरे के प्रति काफी ज्यादा अट्रैक्शन हो। जैसे यिन और यांग एनर्जी मर्ज होने लगती है, एक मतलब लाइट ग्रुप चारों तरफ जियान की नस नाड़ियों में फैलने लगता है। जियान का जो पूरा ब्लड वेसल रहता है अब ये कंप्लीटली इस प्योर पावर से कवर्ड हो गया रहता है और ये इसके ब्लड से मतलब अब मिलने लगता है। जियान फील करता है कि इसके जो नस नाड़ी है पहले से काफी ज्यादा मजबूत हो गए और इसके जो अंदर का पावर भी है काफी ज्यादा बढ़ रहा है। जियान के आंखों में भी मतलब लाल रंग का ब्लड देखा जा सकता था, आंखें लाल हो गई थी मतलब इसकी, पर ये अभी भी काफी ज्यादा काम होता है। ऐसा लग रहा था मतलब जियान का जो पूरा ऑरा था रेड ब्लड से घिरा हुआ था, जैसे लग रहा था मानो असुरा गॉड ही बाहर आ गए हो। जियान भी इस यिन एंड यांग फोर्स को फील करके बहुत ही ज्यादा अचंभित हो जाता है, क्या ही पावरफुल फोर्स है ये धीरे धीरे इसका जो ऑरा रहता है बढ़ते बढ़ते लगभग 4th स्टार डाउडी लेवल के थोड़ा नीचे मतलब जाकर पहुंचता है। जियान इस ऑरा को फील करके काफी ज्यादा खुश होता है। अब ये जब लगभग 4 स्टार डाउडी पर पहुंच चुका था तो ये समझ गया था कि अब ये 4 स्टार डाउडी के बंदे से मतलब जो अर्ली स्टेज में हो इनिशियल लेवल पर उनसे आराम से हेड ऑन हेड फाइट कर सकता है। मतलब बेसिकली जियान अभी 3 स्टार डाउडी के पीक पर होता है। गोल्डन ड्रैगन किंग भी इसे फील करके काफी ज्यादा खुश होते हैं। जियान को लगा नहीं था कि यहाँ पर इतना ज्यादा पावर होगा मतलब यिन एंड यांग हार्ट में, क्योंकि प्रॉब्लम क्या थी, जियान ये एनर्जी तो एब्जॉर्ब कर रहा था पर इसकी फिजिकल बॉडी भी अब इसको सपोर्ट नहीं कर पा रही थी। जियान को लगता कि अगर ये ज्यादा पावर एब्जॉर्ब किया तो इसकी बॉडी एक्सप्लोड भी कर सकती है। हालांकि जियान एक डाउडी था तो अगर इसकी बॉडी एक्सप्लोड भी कर गई तो भी मतलब इसका सोल तो रहेगा, तो ये नई बॉडी बना सकता है, पर इस केस में इसका सोल भी इंजर्ड हो सकता था जिससे इसको काफी ज्यादा घाटा हो सकता था। जियान अब बेसिकली इस समय ये जो पावर रहता है इसको सप्रेस करने की कोशिश कर रहा होता है क्योंकि काफी तेजी से बढ़ रहा था। तभी जियायोई यानी लिटिली जो इसके शोल्डर पर बैठा था कुछ तो बोलता है। बेसिकली ये जियान से कहता है कि जो एक्सेस एनर्जी है ना, ज्यादा एनर्जी है वो मुझे दे दो। जियान इसकी बातें सुनकर एक बार को अचंभित हो जाता है। जियान अब अपने मतलब बॉडी से ये ऑरा को जो एनर्जी एक्स्ट्रा रहती है उसको रिलीज करने लगता है और लिटिली अपने बिग माउथ में इनको मतलब खाने लगता है। वैसे भी ये जो यिन और यांग हार्ट की एनर्जी थी लिटिली के लिए भी काफी ज्यादा अच्छी थी, मतलब इसके ग्रोथ के लिए। लिटिली की भी मतलब बॉडी में जो एक व्हाइट और ब्लैक ऑरा एनर्जी
एनर्जी फ्लो करने लगती है। अब तक मतलब लिटिल ली ने जियान के पास जो भी एक्सेस एनर्जी रहती है इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। इससे जियान भी अब काफी ज्यादा रिलैक्स फील करता है। पर जियान को लिटिल ली का थोड़ा चिंता होता है। पर लिटिल ली को रिलैक्स देखकर जियान भी थोड़ा रिलैक्स फील करता है। जियान अपनी आंखें खोलता है और ये अपने एक पंच से जो स्टोन हॉल का एक दीवार रहता है उसमें क्रैक बना देता है। हालांकि जो ब्रॉन्ज वॉल रहता है उसको अभी भी जियान मतलब कि ब्रेक तो नहीं कर पाता है अपने अटैक से, क्योंकि वैसे भी ये जो दीवार था वॉल था वो एक 7 स्टार डाउडी लेवल के बंदे ने बनाया था, जो कि एक ऑर्डिनरी लेवल पर तो नहीं माना जा सकता है। इसके बाद जियान मतलब अब काफी ज्यादा खुश होता है और आसमान की तरफ देखने लगता है। इसकी नजरें अब फाइनली मिस शू पर जाती हैं, जो इस समय अपने ब्लू फ्लेम से कवर्ड होती हैं। जियान को अभी लग रहा था कि लिटिल ली काफी अच्छा है, पर जब ये दोबारा लिटिल ली को देखता है तो ये लगता है कि लिटिल ली बेहोश टाइप हो रहा है। जियान थोड़ा सा डर जाता है और अपने मास्टर गोल्डन ड्रैगन किंग से पूछता है इसको क्या हो रहा है। गोल्डन ड्रैगन किंग भी लिटिल ली की तरफ देखकर थोड़ा मतलब निराश से हो जाते हैं। जियान भी काफी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि लिटिल ली कोई भी मतलब बड़ा फाइट हो तो इसके लिए एक सपोर्ट का काम करता था और इसका बेस्ट पार्टनर माना जा सकता था। गोल्डन ड्रैगन किंग इस दौरान लिटिल ली की तरफ देखकर कहते हैं ये तो लगता है लेजेंडरी प्रमोशन हो रहा है इसका। जियान पूछता है ये लेजेंडरी प्रमोशन ये क्या चीज है। गोल्डन ड्रैगन किंग जियान को बताते कि मैंने तुमको पहले भी बताया था कि जो फायर एल्फ्स होते हैं ये इनको मतलब एक चमत्कार माना जाता है हेवन और अर्थ के बीच का, और इनके पास काफी मतलब हाई लेवल की एनर्जी होती है जब से ये पैदा भी होते हैं। और अगर बात की जाए कि जो फायर एल्फ्स होते हैं उनको भी 5 स्टेजेस में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला इन्फेंसी लेवल होता है, फिर ग्रोथ लेवल, फिर इन्फेंसी ग्रोथ, मैच्योरिटी, उसके बाद पीक टाइम। और अगर बात की जाए कि एक लेवल से दूसरे लेवल में जाने में फायर एल्फ को भी काफी ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ये बताते हैं कि फायर एल्फ का जो प्रमोशन होता है मतलब इनका जो ब्रेक थ्रू होता है इसके लिए काफी ज्यादा पावरफुल फोर्स लगता है और ये धीरे धीरे उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, फिर एक नए शेप में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। जियान इनकी बातें सुनकर सरप्राइज हो जाता है, इसे ये सब चीजें बिल्कुल भी नहीं पता रहती हैं। मतलब बेसिकली अब लिटिल ली सो रहा था और ये ट्रांसफॉर्म हो रहा था। जियान बहुत ही ज्यादा स्तब्ध रहता है। तो अभी गोल्डन ड्रैगन किंग इस मतलब लिटिल ली को देखकर बोलते हैं लगता है इसकी मेमोरी पास्ट में मतलब खत्म कर दी गई थी। ये बताते हैं कि जब भी कोई फायर एल्फ इवॉल्व होता है तो इसका जो इंटेलिजेंस होता है एक आम इंसान से मतलब बराबर का माना जा सकता है। जियान अब लिटिल ली को हक करने वाला था, तभी ये देखता है कि लिटिल ली के आसपास वो डेमन फ्लेम यानी प्यूरिफाइंग डेमोनिक कोर लोटस फ्लेम का एक फायर केस टाइप बन गया है। बेसिकली जियान जब पहली बार ये प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को सबड्यू करने गया रहता है उस प्रकार का हेट्रेड यहाँ पर ये जियान इसके अंदर देख सकता था। अब लिटिल ली भी जियान को मना करता है कि तुम मेरे पास मत आओ, मुझे जैसा करना है मुझे वैसा करने दो। बेसिकली लिटिल ली अपने पुराने यानी प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम सेंट को याद कर रहा था और ये काफी ज्यादा गुस्से में होता है, मतलब ये अपने मेमोरी में। और इसको फिर से एक बार वही इल्यूजनरी फिगर यानी प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस सेंट देखते हैं और इसके अंदर का जो भी निगेटिव इमोशंस रहता है उसको अपने वो फायर एरे फॉर्मेशन से खत्म कर देते हैं। गोल्डन ड्रैगन किंग इन सभी चीजों को देखकर बोलते हैं एक बात कि बेसिकली क्या होता है जो फायर एल्फ होते हैं अगर इनका मास्टर प्योर है तो ये और भी ज्यादा प्योर हो जाते हैं, मतलब अच्छे दिल वाले। पर अगर इनका मास्टर इनसे हेट करता है या इसके प्रति डार्क भावना है या मतलब जैसा मास्टर होगा वैसा ये फायर एल्फ भी होते हैं। अगर ये गलत रास्ते पर चले गए तो फिर इनसे खतरनाक कोई नहीं हो सकता है। गोल्डन ड्रैगन किंग कहते हैं कि इस बार हम ऐसा नहीं होने दे सकते, क्योंकि अगर फायर एल्फ गलत रास्ते पर चल जाए तो ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। जियान भी इनकी बात सुनकर हाँ में सर हिला देता है और ये लिटिल ली की तरफ फिर से बढ़ने लगता है। इस दौरान जियान पूछता है कि मास्टर हमें क्या करना चाहिए। इधर लिटिल ली की जो एनर्जी रहती है धीरे धीरे और भी ज्यादा स्ट्रांग हो रही थी। गोल्डन ड्रैगन किंग जियान को बताते हैं कि तुम्हारे अंदर जो बॉडी में एक नाशी है जो कि बेसिकली फायर स्पिरिट्स को होल्ड कर सकती है, वहां पर जाकर लिटिल ली आराम से प्रमोट कर सकता है। ऐसे ही मतलब इसका प्रमोशन होगा, इसका जो इंटेलेक्ट होगा, दिमाग होगा, इंसानों से कम नहीं आंका जा सकता है। वैसे भी ये जो प्रमोशन है काफी स्लो प्रोसेस है, हालांकि हो सकता है ये महीने भी ले सकता है या सालों भी ले सकता है। इस दौरान लिटिल ली सोता रहेगा और इसको मतलब एडवांस करने के लिए कोई मतलब शांत जगह चाहिए। जियान इसको सुनकर सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि जब से ये डाउडी वर्ल्ड में आया था इसे ऐसा कोई जगह नहीं मिला था जो बहुत ज्यादा शांत हो, और ये जानता भी नहीं था। गोल्डन ड्रैगन किंग जियान से कहते हैं कि अपना फाइटिंग स्पिरिट यूज करो और सोल पावर, उससे एक फायर वॉइड क्रिएट करो, मतलब अपने बॉडी के अंदर एक स्पेस क्रिएट करो जहां पर लिटिल ली जाकर के अपनी बॉडी को इवॉल्व कर सके। उससे शांत कोई जगह नहीं हो सकती, ऐसा ये बोलते हैं। जियान इसके बाद अपनी आंखें बंद करता है और अपने ह्यूज सोल पावर और मिल्की व्हाइट फ्लेम के रास्ते एक फायर स्पिरिट वर्ल्ड यानी स्पेस खोल देता है और इसके बाद यहाँ पर लिटिल ली को ये अंदर डाल देता है, क्योंकि ये लिटिल ली को अपना सबसे क्लोजेस्ट ब्रदर मानता था। लिटिल ली भी जियान की बातें सुनकर अपनी आंखें खोलता है और इसके अंदर बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं होता और ये जियान के बॉडी के अंदर तुरंत ही मतलब एंटर कर जाता है। यहाँ पर मतलब इस अलग स्पेस में जियान फील कर सकता था कि लिटिल ली अब धीरे धीरे एडवांस हो रहा है। और वैसे भी जो लिटिल ली रहता है इसके अंदर जो फायर रहता है जियान के अंदर भी सेम ही फायर रहता है, क्योंकि जियान ने ही इन सभी को एब्जॉर्ब करके लिटिल ली को एक
फायर स्पिरिट का फॉर्म मतलब दिया रहता है ट्रांसफॉर्म होने के कारण, इसलिए लिटिल ली को बिल्कुल भी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होती है। इसके बाद जियान की फाइनली नजर अब मिस सू पर जाती है। ये भी अपनी आंखें खोली रहती है और ये एक ग्रीन लोटस पर खड़ी होती है। इसका ऑरा पहले से भी कहीं ज्यादा स्ट्रांग होता है। ये मतलब जियान से पूछती है क्या तुमने उसको एब्जॉर्ब कर लिया? जियान हाँ में सर हिला देता है। इसके बाद ये बोलती अब जो मतलब जो ये रूइन है इसका जो सबसे बड़ा ट्रेजर है यानी कि ब्लड इसेंस ऑफ डाउडी एम्परर वो हमें चाहिए। इसके बाद इन दोनों की नजरें उस स्केलेटन पर जाती हैं। मिस सू अपने ब्लू फ्लेम से यानी होली फ्लेम से इस स्केलेटन को गलाने की कोशिश करने लगती हैं, फिर भी अभी तक ये स्केलेटन में कुछ भी वैसा दिख नहीं रहा था। मिस सू इस दौरान एक मतलब जेड बॉटल निकालती हैं। जेड बॉटल में एक अननोन लिक्विड होता है और ये तुरंत ही आसमान में इसको उछाल देती हैं। ये मतलब उस स्केलेटन की तरफ बढ़ने लगता है ब्लड। गोल्डन ड्रैगन किंग इस सीन को देखकर बोलते हैं ये लड़की सच में बहुत ज्यादा स्मार्ट है। ऐसे ही मतलब ये जो अननोन लिक्विड रहता है उस तरफ बढ़ रहा होता है, तभी वो जो स्केलेटन होता है उसमें से एक इल्यूजनरी फिगर प्रकट हो जाते हैं। ये मिडिल एज के दिख रहे होते हैं, मतलब ज्यादा बूढ़े भी नहीं, मतलब वो कह सकते हैं कि थोड़े यंग थे और इनका जो टेम्परामेंट था काफी एलिगेंट था। जो एलिगेंट मैन रहते हैं ये मिस सू की तरफ देखते हैं और कहते हैं तुम काफी ज्यादा फियर्स औरत हो, तुमने मेरी लवर का जो स्केलेटन था उसको कंप्लीटली स्मैश कर दिया था और अब तुम मेरे ऊपर मतलब इससे अटैक कर रही हो। ये सुनकर जियान और मिस सू दोनों का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। अब इन्हें लगता है क्या ये बंदा मतलब ये टॉम का मास्टर है। जो एलिगेंट मैन रहते हैं ये स्माइल करते हैं और इनसे बोलते हैं कि तुमको नर्वस होने की जरूरत नहीं है, मैं वैसे भी मर चुका हूँ, ये तो मेरा बस सोल का कुछ बचा हुआ हिस्सा है जो कि ये स्केलेटन के अंदर सील है, पर तुम्हें मतलब अपना स्ट्रेंथ यूज करना पड़ेगा इस स्केलेटन के साथ रेजोनेट होने के लिए, तभी मतलब मैं तुमको कुछ दिखा सकता हूँ। मिस सू इस सीनियर को थैंक्स बोलती हैं, पर ये इससे थोड़ा सा बहुत निराश भी होती है कि ये बंदा इतने अलग मेथड यूज कर रहा है कि ये अपने स्केलेटन को प्रोटेक्ट कर पाए। बेसिकली मिस सू इस बात से गुस्सा होती कि इस आदमी ने एक लवर टेक्निक यूज किया था, मतलब अपनी लवर के साथ मिल करके यिन एंड यांग फोर्स को बैलेंस किया था और मिस सू ऐसा नहीं कर सकती थी। ये आदमी मिस सू की तरफ देखता है और कहता है मुझे जितना समझ में आ रहा है कि जो तुम्हारे अंदर का यिन एंड यांग फोर्स है अभी भी थोड़ा बहुत अनबैलेंस है, मैं जितना सोचा था तुमने उतना ज्यादा मतलब इसका फायदा नहीं उठा पाई। वैसे भी ये जो आदमी था काफी ज्यादा स्ट्रांग था क्योंकि डाउडी 7 लेवल का वॉरियर था, इसलिए इसके बॉडी से यानी मिस सू की बॉडी से आराम से देख सकता था। इसके बाद इस आदमी की नजर एलिगेंट मैन की नजर जियान पर जाती है। जियान की तरफ देखता है और कहता है तुम्हारे अंदर जो फ्लेम का पावर है और जो तुम्हारा सोल है इसका मतलब तुम पक्का एक हाई लेवल के एल्केमिस्ट हो। जब मिस सू इस बंदे की मतलब ये जो एलिगेंट मैन रहते इनकी बात सुनती कि जियान एक एल्केमिस्ट है तो ये भी जियान की तरफ देखने लगती है, क्योंकि बात ऐसी रहती है कि ये जो सामने बंदा था यानी डाउडी लेवल का 7 स्टार का वॉरियर, ये अगर जियान की तारीफ कर रहा है इसका मतलब इसमें जरूर कुछ ना कुछ बात है। ये आदमी जियान से और मिस सू से बोलते हैं वैसे भी ये जो जगह मैंने बनाई थी बेसिकली यिन और यांग हार्ट को मतलब सेफ रखने के लिए बनाई थी, और क्योंकि तुम दोनों ने इसको हासिल कर लिया है इसलिए अब तुम लोग मेरे साथ चलो। इनको एक रियल मेन रूम में जाने को बोलते हैं और ये अपना हाथ का एक मूवमेंट करते हैं, सामने मतलब एक डोर जैसा पासेज जैसा स्पेस क्रिएट हो जाता है। ये अभी स्माइल कर रहे होते हैं और जियान और मिस सू की तरफ देख रहे होते हैं। जियान का एक्सप्रेशन काफी ज्यादा इस समय वियर्ड होता है, इसको लगता है क्या पता ये बंदा कुछ गलत कर रहा हो हमारे साथ। मिस सू भी इस बंदे की तरफ देखती है और कहती है आप करना क्या चाहते हो। ये आदमी इससे कहता है वैसे तो तुमने मेरे लवर का जो बोन था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है, मुझे तुम्हें भी डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए था, पर तुम लोगों ने यिन और यांग हार्ट पा लिया है, इसका मतलब हमारे बीच कुछ तो कुछ डेस्टिनी है। अगर तुम लोग ब्लड इसेंस चाहते हो तो मेरे साथ आओ। जैसे ये लोग इस पासेज में एंटर करते हैं इनके सामने एक ब्लैक केव दिखता है और मतलब इसकी तरफ जाने वाला केवल एक ही रास्ता रहता है, यहाँ पर भयंकर अंधेरा रहता है और ये आदमी यानी एलिगेंट मैन इनके आगे आगे चल रहा होता है। इस समय ये जो लेडी भी रहती है मिस सू थोड़ी बहुत डर रही होती है, पर ये जियान के आसपास ही चल रही होती है। 10 मिनट तक मतलब इस रास्ते पर चलने के बाद फाइनली ये जो एलिगेंट मैन होते हैं ये रुक जाते हैं और इनसे बोलते हैं कि तो ये रहा मेरा ब्लड इसेंस। ये सामने बेसिकली एक स्टोन गेट होता है जिसे ये एलिगेंट मैन तुरंत ही अपने हैंड साइन मूवमेंट से खोल देते हैं। जैसे ये स्टोन गेट खुलता है यहाँ से एक अलग ही खुशबू आने लगती है। यहाँ पर कई सारे मतलब मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स मटेरियल्स भी पड़े हुए थे। मिस सू भी मतलब इन मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स को देखकर काफी ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाती है। यानी यहाँ पर उस एम्परर के यानी डाउडी के ब्लड एसेंस को भी देख लेता है, इसमें से काफी भयंकर प्रेशर निकल रहा होता है और यहीं पर खड़ी मिस सू काफी ज्यादा अचंभित होती है। यहाँ तक लाने के बाद फाइनली मतलब इनको जब ये सब चीजें मिल जाता है तो एलिगेंट मैन कहते हैं अब मैं यहीं तक कर सकता था, मतलब तुम लोग को यही इतना ही दे सकता था, अब ये बाकी तुम्हारे गुड लक के ऊपर डिपेंड करेगा। उसके बाद ये यहाँ से कंप्लीटली मतलब इस दुनिया से खत्म हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। इस समय मतलब ये जो डेप्थ रहता है स्टोन रूम का वहां पर इन लोगों को एक जेड व्हाइट स्केलेटन दिख रहा होता है। इस स्केलेटन के पास में एक थ्रोन भी होता है जो पहले जियान ने बाहर में दिखा रहता है, स्पेस में एंटर करने से पहले वो सेम उसी के जैसा दिख रहा था। ये जो स्केलेटन होता है बेसिकली ये क्रॉस लेग्ड बैठा होता है
इसमें से भी वही टेरिफाइंग ऑरा यानी 7 स्टार डाउडी की ऑरा बाहर आ रही होती है। वो मतलब जियान समझ चुका था और मित्सू भी थी। ये जो एरिया है बेसिकली डीपेस्ट पार्ट ऑफ द यानी सबसे घना जो एरिया है रूइंस का वो यही है। जियान इन बोन्स के जो टफनेस रहता है उनको दूर से ही फील कर सकता था जो इससे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्गर थे। मित्सू को मतलब ये जो एम्परर का जो बोन रहता है उस पर कुछ ब्लड बोन्स मतलब लिक्विड दिख रही होती है ब्लड कलर की, बेसिकली यही इसेंस ब्लड होता है। वैसे भी इसके लिए सबसे बड़ा यहाँ आने का पर्पस यही था कि जो ब्लड ऑफ द एम्परर ही यानी इसेंस ब्लड ही इसे चाहिए था। जियान यहाँ पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है, इसके एक एक कदम ये फूंक कर रख रहा था। इसके आसपास मतलब कई सारे मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स भी दिख रहे थे। जियान तभी फील करता है मानो इसके पैर पर कोई अपना पैर रख रहा हो, मतलब कुछ तो इसको अनप्लेजेंट फीलिंग आती है। तुरंत ही मित्सू को पकड़ता है और यहाँ से भागने लगता है मतलब एग्जिट गेट की तरफ। मित्सू ऐसा देख करके जियान इसको पकड़ के भाग रहा है, ये भी काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है, पर ये जानती थी कि जियान कुछ ऐसा गलत नहीं करेगा। ये भी तुरंत सेंस करती कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। ये अपना तुरंत ही होली फ्लेम एक्टिवेट कर लेती है। ये जो एम्परर का जो स्केलेटन रहता है इसमें भयंकर पावर होता है। जैसे ही मित्सू इसको ट्राई करती है कि इसको पकड़ ले यहाँ से निकलते समय, ये फील करती है मानो यहाँ के आसपास का स्पेस ही कोलैप्स करने लगा हो। जो स्केलेटन होता है अब इसके पाम पर वो जो ब्लड होता है धीरे धीरे इकट्ठा होने लगता है, जो कि अभी ये क्रॉस लेग्ड बैठे होते हैं। मित्सू इसको देखकर समझ जाती है कि बेसिकली ये जो एम्परर का एसेंस ब्लड है इनके बोन से फ्यूज होकर बना है। धीरे धीरे ये जो ब्लड होता है बेसिकली स्केलेटन के चारों तरफ मतलब पूरे हड्डी को कवर कर लेता है। अब ऐसे लगता है कि मानो ये जो स्केलेटन है अब जिंदा होने लगा हो। काफी तेजी से इस सीन को देखकर बाहर भागने लगते हैं। धीरे धीरे जो स्केलेटन रहता है इसमें से एक भयंकर पावरफुल एंशिएंट ऑरा बाहर निकलने लगती है और जो ये स्केलेटन होता है ऐसा लगता है ये काफी ज्यादा सीरियस हो गया हो। जियान का जो चेहरा रहता है अब ये कम्प्लीटली उतर चुका रहता है। ये बोलता है मित्सू से कि लगता है जो ये एम्परर बोन है धीरे धीरे ये रिसरेक्ट हो रहा है। मित्सू भी इसकी बात सुनकर हाँ में सर हिला देती है। इसे भी नहीं लगा था कि ये यहाँ पर तो बस ब्लड लेने आई है, ये जो मास्टर है इस रूइन का ये रिसरेक्ट हो जाएगा। ये समझ गई थी अगर कुछ भी यहाँ और ज्यादा गड़बड़ हुआ तो ये दोनों यहाँ पर दफना दिए जाएंगे। ये जो स्केलेटन होता है अब काफी तेजी से इनकी तरफ आने लगता है और ये बोलता है जो मुझे मार देगा वो जिंदा रह सकता है और जो हारेगा वो मरेगा। स्केलेटन का जो कलर होता है कम्प्लीटली अब ये ब्लड कलर होता है और ये इन दोनों से कुछ ही मीटर की दूरी पर खड़ा होता है। इस स्केलेटन को देखकर जियान और मित्सू भी बहुत ही ज्यादा दंग रह जाते हैं। ये जो स्केलेटन रहता है बेसिकली इसका जो चेस्ट होता है वहाँ पर कुछ ब्लड बूंदे देखी जा सकती है जो एक हार्ट के समान बीट कर रही होती हैं। जियान ये तो समझ जाता है बेसिकली ये जो स्केलेटन है ये कुछ समय के लिए ही रिसरेक्ट हुआ है। मित्सू कहती है कि अगर हम इस स्केलेटन को कैसे भी कंट्रोल कर ले या इस ब्लड को कैप्चर कर ले तो ये स्केलेटन हमारे पर अटैक नहीं करेगा। जियान इसकी बात सुनकर करता है ये इतना आसान नहीं होगा क्योंकि जो स्केलेटन है बेसिकली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है 4 स्टार डाउडी से। गोल्डन ड्रैगन किंग ने इसके पहले जियान को बताया रहता है कि ये जो स्केलेटन है ये इसके जो बोन्स है वो भी जियान किसी अच्छे काम में मतलब यूज़ कर सकता है और साथ में इसका जो इसेंस ब्लड है वो तो बहुत ही सही चीज़ है। जियान कहता है पर ये स्केलेटन कितना भी पावरफुल हो जाए ये एक 7 स्टार रियल डाउडी के बंदे इतना तो फाइट नहीं ही कर सकता है। मित्सू भी इसकी बात से मतलब इस बात पर एग्री करती हैं। मित्सू जियान से कहती कि तुम्हारा फायर एल्फ कहाँ गया, उसको सम्मन करो, तब तक मैं मतलब मैं इस फायर एल्फ के साथ तुम्हारे मिल करके स्केलेटन को 3 मिनट मतलब डीम हो रही थी। बेसिकली जियान यहाँ पर अपने सोल पावर अटैक को यूज करके अपने को सेव कर रहा था इस स्केलेटन के अटैक से और इस दौरान ये इसको काउंटर अटैक भी कर रहा था। जियान इस पर एक और भी पावरफुल अटैक करता है मतलब ये अपना 3000 लाइटिंग स्पीड को एक्टिवेट करता है और काफी तेजी से इसके वेस्ट पर अटैक कर देता है। जियान इसके इस अटैक से काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि ये जो स्केलेटन होता है इस दौरान थोड़े डिसएडवांटेज में होता है। इस खुशी के बाद जियान थोड़ा पीछे हट रहा होता है। अभी जियान देखता है कि ये जो एम्परर है जो इसका स्केलेटन देखता है कि इसके अंदर की ये जो कॉर्प्स की एनर्जी थी बेसिकली अब मित्सू की तरफ बढ़ रही है और मित्सू इसके लिए पहले से ही तैयार रहती है। मतलब ये बेसिकली अपने ब्लू होली फ्लेम को एक्टिवेट करती रहती है और भी ज्यादा इसको कंडेंस करती रहती हैं। बेसिकली इस होली फ्लेम ने इस कॉर्प्स के जो ऑरा रहता है जो जियान के बॉडी पर होता है और स्केलेटन के बॉडी पर होता है उन दोनों को अट्रैक्ट कर लिया रहता है। फाइनली ये जो ऑरा रहता है दोनों कॉर्प्स की ऑरा और ये होली फ्लेम टकराते हैं और फाइनली ये कम्प्लीटली नलीफाई हो जाता है। उसके बाद जियान अब मतलब चैन की सांस लेता है। मित्सू भी इस दौरान जियान को सावधान रहने के लिए कहती है क्योंकि ये बोलते हैं कि ये जो ऑरा है जो कॉर्प्स की ऑरा है इसको मेरा होली फ्लेम भी मतलब कम्प्लीटली कोप अप नहीं कर पा रहा है इसके साथ। जियान इनकी बात सुनकर और भी ज्यादा मतलब हैरान हो जाता है कि ये जो कॉर्प्स की कितना ज्यादा पावरफुल है। वैसे भी जियान ने पहली बार ही सुना रहता है ये कॉर्प्स की के बारे में। इसके बाद फिर भी जियान की जो बॉडी में ये कॉर्प्स की होती है और भी ज्यादा फिर से एक बार इकट्ठा होने लगती है। इस सीन को देख करके जियान की आंखें बहुत ज्यादा लाल है। मित्सू जियान को सपोर्ट करने लगती हैं और ये अपना जो होली फ्लेम का ऑरा रहता है जियान की बॉडी में भेजने लगती हैं। ये अभी मतलब इसके अपनी ऑरा को भेज ही रही होती है तभी जियान इसको सावधान रहने के लिए बोलता है और ये तुरंत ही अपनी आंखें खोल लेता है। इस स्केलेटन से आने वाली एक ब्लैक रेड एनर्जी को ये जो मित्सू होती है उसको ब्लॉक कर देती हैं। जियान इसके बाद उठता है और अपना एंशिएंट रूलर इटर्नल फायर के साथ कवर किए हुए बाहर निकाल लेता है और ये इन दोनों के आसपास मतलब अपने और मित्सू के आसपास एक डिफेंसिव वॉल टाइप का
बैरियर बनाने लगता है। ये जो बेसिकली जियान है डिफेंसिव वॉल बनाया रहता है, इसमें कई सारे इसके हेवनली फ्लेम्स रहते हैं और कुछ वाटर की वेव्स भी होती हैं। जैसे ही जो स्केलेटन रहता है उसका ये ब्लैक रेड ऑरा इससे टकराता है, ये कंप्लीटली गायब हो जाता है। इस दौरान जियान का जो डिफेंसिव वॉल रहता है ये भी कंप्लीटली गायब हो जाता है और जो इसका अटैक रहता है जो स्केलेटन का, वो इनसे आकर टकरा जाता है। ये दोनों मतलब इस दौरान थोड़ा पीछे हट जाते हैं, पर ये उसके बाद देखते हैं उस स्केलेटन की तरफ जिसके आसपास एक किलिंग इंटेंट इनको नजर आ रहा होता है। जियान इस समय उस स्केलेटन की तरफ देख रहा होता है जिसके रिब्स पर इसने थोड़ी देर पहले अटैक किया था। बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ रहता है कि जियान के अंदर का जो कॉर्प्स की रहता है उसको बेसिकली मास्टर ने यानी गोल्डन ड्रैगन किंग ने थोड़े समय के लिए टेम्पररी सप्रेस कर दिया रहता है। गोल्डन ड्रैगन किंग इसके बाद कहते हैं अब पहले हमें सामने वाला यानी स्केलेटन को पहले निपटाना पड़ेगा। गोल्डन ड्रैगन किंग इसके बाद उस लड़की की तरफ देखते हैं यानी मित्सु की तरफ, बोलते हैं कि हमें बस इस लड़की के पावर यानी होली फ्लेम पर ज्यादा निर्भर होना पड़ेगा। इधर जो मित्सु रहती है इनके जो नीचे का जो ग्रीन लोटस होता है वहां पर काफी ज्यादा एनर्जी यानी फ्लेम एनर्जी कंडेंस हो रही होती है। मित्सु जियान की तरफ देखती है और कहती है मेरे पास ये आखिरी मूव है, अगर हम यहाँ पर हार गए तो फिर हम नहीं बचेंगे। ये अपना अटैक प्रिपेयर कर रही होती है। इस दौरान जियान सामने आ जाता है स्केलेटन के और ये जो इसका मिल्की व्हाइट फ्लेम रहता है इसको काफी ज्यादा अपने बॉडी के आसपास एनवेलप कर लेता है यानी घेर लेता है। जियान उसके बाद अपना जो एंशिएंट हैवी रूलर होता है उसको बाहर निकाल देता है। इसके बाद इसका ऑरा काफी तेजी से बढ़ने लगता है। ये धीरे धीरे 3 स्टार डाउडी के पीक पर होता है। इसके बाद जियान धीरे धीरे जो इसका ऑरा रहता है फाइटिंग की एनर्जी और फ्लेम की एनर्जी इस इटर्नल फायर एंशिएंट रूलर में डालने लगता है। जैसे जैसे ये फ्लेम इसके एंशिएंट रूलर में एंटर करती है, वैसे तो ये रूलर ब्लैक दिखता था पर धीरे धीरे इसमें कई सारे कलर आने लगते हैं। बेसिकली इसमें अब 23 कलर्स होते हैं। जियान इस दौरान मित्सु की तरफ देखता है और कहता है मैं भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाऊंगा तो तुम भी थोड़ा जल्दी करना। जियान देखता है क्योंकि ये जो कॉर्प्स एनर्जी रहती है फिर से इनकी तरफ आगे बढ़ रही होती है। उसके बाद जियान उस एंशिएंट डिफेंसिव टेक्निक जो इसने कुछ समय पहले ही मॉर्टल लेवल की टेक्निक सीखी रहती है 3 स्टेप स्विंग रूलर, इसको यूज करने लगता है। ये जो अटैक रहता है जियान का जिसमें काफी ज्यादा फ्लेम पावर होता है जो एंशिएंट रूलर से बाहर निकलता है इस कॉर्प्स की से जाकर टकरा जाता है। शुरुआत में तो ऐसा लगता है कि मानो ये जो फ्लेम है और ये जो कॉर्प्स की एक दूसरे में मर्ज हो गए हों, पर धीरे धीरे जैसे एक दूसरे के ये कांटेक्ट में आते हैं क्योंकि ये जो फ्लेम रहता है बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, ये जो फियर्स कॉर्प्स की होता है धीरे धीरे अब छटने लगता है और जो यहाँ का टेम्परेचर रहता है काफी ज्यादा हॉट हो गया रहता है। पर इस दौरान भी ये जो कॉर्प्स की रहता है बेसिकली इस फ्लेम के पावर को भी अभी भी रेजिस्ट कर रहा होता है। जियान इससे ज़्यादा सरप्राइज नहीं होता है क्योंकि ये जानता था कि बेसिकली ये जो पावर है एक डाउडी 7 स्टार के वॉरियर का है। इसके बाद जियान अपना सेकंड स्टेप इसमें यूज करता है। फिर से जियान के सेकंड मतलब अटैक से सेकंड स्टेप से ये कॉर्प्स की टकराता है। इस अटैक के कारण जब ये दोनों अटैक्स टकराते हैं तो आसपास का जो स्पेस रहता है वो काफी ज्यादा वाइब्रेट होने लगता है। अभी अटैक एक दूसरे से टकरा ही रहे होते हैं तभी जो मित्सु होती है वो भी अपना एक पावरफुल फ्लेम अटैक इधर लॉन्च कर देती है जहां पर कि वो स्केलेटन होता है। बेसिकली यहाँ पर जो फ्रोजन थ्रोन जैसा दिखने लगा था, मतलब जो थ्रोन था वो फ्रीज हो गया था। गोल्डन ड्रैगन किंग भी इस पावर को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। बेसिकली ये होली फ्लेम का सोर्स मतलब रूट पावर रहता है। गोल्डन ड्रैगन किंग भी इस लड़की से काफी ज्यादा सरप्राइज होते हैं क्योंकि अगर आप होली फ्लेम यूज भी कर रहे हो तो इस लेवल का कंट्रोल और इस लेवल का पावर यूज करना आसान बात नहीं होती है। जियान भी इस सीन को देखकर बोलता है क्या ये सच में पावर है होली फ्लेम का। अभी इधर जो जियान का जो हेवनली फ्लेम्स होता है ऐसा लगता है कि अब ये डिफीट मतलब हार जाएंगे उस कॉर्प्स की से, तभी जो होली फ्लेम रहते हैं मित्सु के एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन बना लेते हैं और कॉर्प्स की को चारों तरफ से घेर लेते हैं। जैसे ये कॉर्प्स की इस ट्रायंगुलर फॉर्मेशन को यानी होली फ्लेम के फॉर्मेशन को फील करती है, ये भी एक बार को डर जाती है और ये उस स्केलेटन के आसपास जाकर इकट्ठा हो जाती है। ये जो कॉर्प्स की का ऑरा रहता है ये कंप्लीटली ये जो ब्लू फ्लेम्स रहते हैं इनसे अब फ्रीज हो गया रहता है। फिर ये जो स्केलेटन भी रहता है जिसके अंदर एक रेड कलर की ऑरा दिख रही होती है काफी ज्यादा, ये भी अब नम पड़ चुका रहता है। अब ये जो स्केलेटन होता है इसके चारों ओर एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन सेम फॉर्मेशन बन गया रहता है और ये जो स्केलेटन होता है ऐसा लग रहा होता है मानो ये फ्रीज हो गया हो। हालांकि ये जो स्केलेटन होता है रेजिस्ट करने की कोशिश करता है पर ये नाकामयाब रहता है क्योंकि यहाँ पर उसके सामने कौन था, होली फ्लेम। इधर जो मित्सु होती है उनकी आंखों में थोड़ा मतलब पसीना वगैरह चेहरे पर देखा जा सकता था, ये भी पहले से काफी ज्यादा वीक फील कर रही थी। इधर ये जो स्केलेटन रहता है जो अब कम्प्लीटली फ्रीज हो चुका रहता है, इसके जो चेस्ट रहते हैं उससे कुछ ब्लड की बूंदें अब गिरने वाली होती हैं।